इमरान खान साहब कहते हैं कि आपने यही बातें जाके जनरल बाजवा साहब को समझाई, बताया कि इस स्टेज पर अगर हुकूमत तब्दील हुई, पॉलिसियाँ तब्दील हुई तो मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क हो जाएगा। आपकी क्या बात हुई और बाजवा साहब आपकी ब्रीफिंग से, आपकी गुफ्तगू से, आपके दलाइल से क्यों मुतमईन नहीं हुए? कोई वजह बताई उन्होंने? नहीं, मेरे ख्याल में ये इतनी दफ़ा मैं कह चुका हूँ बाकी टेलीविज़न जो शायद आपके टेलीविज़न पे ना कहा हो, मैं बिल्कुल गया उनके पास, मैंने उनको समझाया कि ये बिल्कुल हमारी इकॉनमी ठीक जा रही है, सुपर साइकिल है, उसको भी हमने सहार लिया है, बट इसमें पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को बर्दाश्त नहीं करेगी ये इकॉनमी। अगर आपने ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी लेके आ गए तो हो सकता है वो संभाल भी लें, हो सकता है वो ना संभालें, और ना संभालें तो फिर एक किस्म से इसके कॉन्सिक्वेंसेस ठीक नहीं होंगे। और उन्होंने मेरे साथ बिल्कुल इत्तेफाक किया। ये किसने आपको कहा है कि उन्होंने इत्तेफाक नहीं किया? उन्होंने इत्तेफाक किया, बाकी जो हुआ वो मैं उसका नहीं, लेकिन मेरे साथ बैठ के वो पूरी तरह समझे, और मैं उनको क्रेडिट देता हूं कि उन्होंने पूरी तरह डिस्कस किया और उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक आप बात कर रहे हैं, तो आप बताएं क्या करना है। मैंने कहा आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रखें। अच्छा, सही है। अच्छा तरीन साहब, आप पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं, आपकी जो जमात है वो कौमी असम्बली में नहीं है, फिर पंजाब असम्बली भी तहलील हो गई, केपी भी होने जा रही है, तो आपके मुखालिफिन ये कहते हैं कि इस वक्त जो सियासी बेयकीनी है उसकी सबसे बड़ी वजह इमरान खान और आपकी जमात खुद है। देखिए, हम जो हैं, हिस्ट्री पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये नहीं हुआ कि हम अपनी 2 असम्बलियों को तहलील कर रहे हैं। कभी हुआ है किसी ने सैक्रिफाइस किया है अपनी असम्बलियों को? हम क्यों कह रहे हैं ये? बिकॉज 9 महीनों में तो इन्होंने कोई इकोनॉमिक ब्रिलियंस नहीं दिखाई, और उसकी वजह एक ये है कि मार्केट जो है वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से पाकिस्तान से इन्वेस्ट नहीं करी, बल्कि पैसे निकाल रही है यहां से। तो वो हम तो ये चाह रहे हैं कि यार इलेक्शन जल्दी हो ताकि एक पॉलिटिकल सर्टेनिटी आए। कोई है माई का लाल जो 2 असम्बलियां को तहलील कर दे? तो ये क्या बात कर रहे हैं? ये आप मुझे बताएं ना कि जब से ये आए हैं उस वक्त से इकोनॉमी का हाल क्या हुआ है। तो ये हम कह रहे थे कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में रहते हुए आपकी ये इकोनॉमिक सर्टेनिटी नहीं आ सकती, और अगर इन्होंने हमें जिस तरीके से निकाला है, ये चाहेंगे हम वो प्रोटेस्ट भी ना करें, तो ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हम तो 4 साल या 40 महीने जब रहे थे, हर दूसरे महीने इनके प्रोटेस्ट होते थे यार, लॉन्ग मार्चेस होते थे, हम तो कुछ नहीं कहते थे। उस वक्त तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हमने नहीं आने दी थी। तरीन साहब, इस वक्त जो इतलात हैं वो ये है कि तकरीबन 15 प्रोडक्शन यूनिट बंद हो चुके हैं और मज़ीद भी ऐलानात कर रहे हैं। तो ये हुकूमत की 8 माह की सारी नाक़िस कारकर्दगी का नतीजा है, या पाकिस्तान की ओवरऑल मईशत पर अदम एतमाद है जो प्रोडक्शन यूनिट बंद हो रहे हैं और बाज़ इदारे जो हैं वो यहाँ अपना काम ही बंद करके बाहर जा रहे हैं? 6% ग्रोथ हो रही थी, और लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है उस वक्त 11.7% ग्रो कर रही थी, हाईएस्ट इन द लास्ट 17 ईयर्स। फैसलाबाद में लोगों को ये कॉन्फ्रेंसेस की हैं, लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, लोगों के पास मजदूर नहीं मिल रहे थे, वो बाहर से मजदूर लेके आ रहे थे। इतनी कैपेसिटी, मतलब इतनी डिमांड थी। उन्होंने कहा था हमें 3-3 महीने हम ऑर्डर फिल नहीं कर सकते, क्योंकि उस वक्त हमने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ था जो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट था। जब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 11.7 हो, ओवरऑल जो है इंडस्ट्री जो है वो 7.2% पे ग्रो कर रही थी, विच इज अगेन द हाईएस्ट इन द लास्ट 17 ईयर्स। तो ये आप क्या बात कर रहे हैं कि जी हम हमारे वक्त, अभी आप ना करें 17 या 15 वो हुए हैं। टेक्सटाइल वाले कह रहे हैं कि इस वक्त 5 से 7 मिलियन लोग जो हैं बेघर हो गए हैं, मतलब अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। हंड्रेड्स ऑफ फैक्ट्रीज आर गेटिंग क्लोज्ड। सही है। तरीन साहब, ये जो आटे का बहरान है, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से है। 2 सूबों में आपकी हुकूमत है, पंजाब में थी और KPK में, तो क्या वाक़तन ज़ख़ीरा अंदोज़ी बहुत बड़ा फैक्टर है और फिर दैट मीन्स के बैड गवर्नेंस है? देखिए सर, मैं आपको इतना बताता हूं कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, और हर हफ्ते बुध के दिन 1.5 घंटा मैं लगाता था प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी। ज़्यादातर जो हमारी यहाँ होती है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। ये
मैं सारे चीफ सेक्रेटरीज को बुलाता था और उसके बाद उनके फूड मिनिस्टर्स बुलाता था। एक एक डिस्ट्रिक्ट के बीच में मैं देखता था आटे की कीमत क्या है, प्याज कितने पे बिक रहा है, टमाटर कितने पे बिक रहा है, चीनी कितने पे बिक रही है। और जिधर शॉर्टेजेस होती थी फिर हम कहते थे, डायरेक्ट करते थे फलानी चीज बनाने लोग, पैस्को तुम इधर भेज दो, वीट इधर ये कर दो। जो कोऑर्डिनेशन है, मॉनिटरिंग तो हक बनता है ना आपका फेडरल गवर्नमेंट का। मैं हर हफ्ते करता था। यहाँ 9 महीनों में वो प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की सिर्फ 2 मीटिंगें हुई हैं। अच्छा, तो ये तो सीरियसनेस है। तो ये जरूर आप कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि फर्टिलाइजर पे क्या हुआ। हमें पता चला कि फर्टिलाइजर जो है वो होल्ड भी हो रहा है और बाहर स्मगल भी हो रहा है बलूचिस्तान, क्योंकि हमारा हम दे रहे थे 1700 रुपए की बोरी और बाहर बिक रहा था 7-8 हजार पे। तो हमने एक्शन लिया, बॉर्डर्स को सील किया, फिर हम लोगों ने वो वापस जो है प्राइसेस को वापस लेके आ गए, जो कि 1750 से चली गई थी 3000, वापस उसको 1800 पे लेके आ गए। तो क्योंकि हम मॉनिटर कर रहे थे। ये क्यों नहीं मॉनिटरिंग करते और ये करते, मतलब इवन बाकी चीजों में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। पंजाब में आपकी हुकूमत, केपीके में आपकी हुकूमत, आप समझते हैं कि इन सूबाई हुकूमतों की भी उतनी ही गलती है जितनी वफाक की है दीगर सूबों की? जब आप मॉनिटरिंग नहीं करेंगे उधर भी इस तरीके से, आपने देखा कि अभी क्या हुआ है। अब उन्होंने जब पता चला कि आटे की कीमत बहुत बढ़ गई है तो पंजाब ने 26,000 टन पर मंथ जो है रिलीज करना शुरू कर दिया। उससे एकदम कीमतें नीचे आना शुरू हो गई हैं। तो जब आप लोगों को मतलब सरजनिश करेंगे तो वो होगा आपकी। अच्छा, केपी का दूसरा हिसाब है, वो शॉर्ट है। तो आपको ये पंजाब इज दी ओनली प्रोविंस जो बिल्कुल सरप्लस होता है, और उसके बाद कुछ हद तक जो है वो खुद कफील होता है। सिंध क्या करता है, अभी सिंध ने 93% जो उसको मिलनी चाहिए थी गंदम, वो खर्च कर लिया, वो होल्ड कर लेते हैं। और फिर जैसे नई प्राइसेस आते हैं, अब ये थी 2200 पे ये प्राइस थी, अब वो 4000 पे उन्होंने खुद अनाउंस कर दिया। चीफ मिनिस्टर साहब ने जब खुद अनाउंस कर दिया तो होल्डिंग क्यों नहीं होगी, वो होल्ड करके रख देंगे और जब जैसे ही वो फसल आएगी उसमें वो 4000 पे बेच देंगे। तो ये चीजें जो हैं, ये अगर हम हर हफ्ते कर रहे होते तो ये ना होने देते हम। अच्छा, आखिरी सवाल ये फरमाएं कि इस वक्त एक माहिर मईशत के तौर पर, तजर्बाकार एक फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर ये फरमाएं कि इस वक्त कौन से 2, 3, 4 इकदामात हैं जो हुकूमत करे और डॉलर की जो स्मगलिंग है या डॉलर का जो मसला है उसको भी हल करे और कंट्रोल करे महंगाई को, आपके ख्याल में, और मईशत को बेहतर बनाए? देखिए जी, मैं ये जो है अगले 2-3-4 दिन में मंगल बुध को सारी दुनिया हमारे से पूछ रही है कि आप क्रिटिसाइज तो बड़ा करते हैं, लेकिन आप होते तो आप क्या करते। अच्छा, तो ये पूरा हम एक इंशाल्लाह प्लान देंगे मंगल बुध को कि अगर हम होते तो हम क्या करते या इनको अभी क्या करना चाहिए। लेकिन मैं चीज़ें आपको जरूर बता दूंगा कि देखें, आप इस वक्त आपके डॉलर शॉर्ट हैं, तो आपने इनसे ये करना है कि एक तो आप रिस्ट्रक्चरिंग में जाएं, अभी से जाएं। दूसरा, आप ये जो वर्ल्ड बैंक वगैरह वगैरह हैं, इनसे ये पहले भी और जगहों पे भी हो चुका है कि आप इनको कहें आपकी जो एलसीज हैं, जो आपकी साइट एलसीज हैं बड़ी वाली, उनको यूजेंस में लेके चले जाएं 3-3, 4-4 साल के लिए। अच्छा। वो आपको वो एक किस्म की गारंटी दे देते हैं और कमर्शियल बैंक्स उसको आपने जो आज पेमेंट करनी है वो 3 और 4 साल में वो आपसे पैसे लेते हैं। अच्छा। तो वो 10-20 बिलियन डॉलर आपने इस तरीके से कर लेना है। कुछ आपने रिस्ट्रक्चरिंग से पैसे बनाएंगे, कुछ ये करेंगे, कुछ रशियन ऑयल आ जाएगा, और कुछ आपने जाके ये जो अपना यही जो आपकी एजेंसीज हैं वर्ल्ड बैंक वगैरह, कि जनाब इस वक्त आपने हमें जो जिस जगह पे खड़ा कर दिया है, आप अपना जो कोटा देते हैं हमें साल का 2 बिलियन या 3 बिलियन, उसको डबल करें 1-2 साल के लिए और हमें 5-10 बिलियन डॉलर टेबल पे रखें। आप जब तक 20 से 30 बिलियन डॉलर जो है एडिशनैलिटी नहीं लाएंगे अगले 3 से 6 महीनों में, आपका ये मसला रहेगा। नहीं, इनमें ये हिम्मत है, सकत है कि ये मुतालबा कर सकें कि हमें ये 25-30 अरब डॉलर दें आप, ताकि हम मईशत को चलाएं? वो तो आप इनके ट्रैक रिकॉर्ड से तो आपने देख लिया, मैं कुछ नहीं कहूँगा उस पर।